जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी सदस्यों का, सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत के इतिहास की बात करें तो लाखों वर्ष का इतिहास माना जाता है, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड अभी आज जो हमारे सामने आता है, 18,000 वर्षों का इतिहास तो हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब रामायण और महाभारत को तो हमें इतिहास मानना ही होगा और हम तो मानते ही हैं, और सभी को मानना चाहिए, और इसीलिए हम लोग उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो अगर 18,000 वर्षों का इतिहास की बात करें, लाखों वर्षों के इतिहास की बात हम नहीं भी करें, उन 18,000 वर्षों में केवल 300 वर्ष ऐसे रहे हैं जो भारत में कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर मुस्लिम प्रभुत्व जहां पर हमको थोड़ा बहुत दिखाई दिया। अगर हम उस 18,000 वर्षों का कालखंड सोचिएगा ना, कितना बड़ा कालखंड है। उस बड़े कालखंड में 300 वर्षों का कालखंड, जहां पर प्रभुत्व भी नहीं बल्कि प्रभाव कहा जाए कि मुस्लिम प्रभाव हमें दिखाई दिया, उसको हम इतना बड़ा बना करके देख रहे हैं कि शायद अब पूरा भारत उनके शिकंजे में चला गया था, हम पराधीन हो गए थे, हम गुलाम हो गए थे। और अगर हम अंग्रेजों की बात करें, पुर्तगीज की बात करें, डचेस की बात करें, तो भी इनका कालखंड बहुत छोटा रहा है। ऐसे में पराधीनता की बात करना, गुलामी की बात करना, ये तो गुलामी की मानसिकता आपके दिमागों में भर दी गई, वो बात है। ये नैरेटिव वॉर है, और नैरेटिव वॉर केवल मैदान पर युद्ध करके नहीं जीती जाएगी। इसके लिए आपको लोगों के दिमागों में घुस करके वहां जो गंदगी फैलाई गई है, उस कचरे को पहले निकालना होगा, और उसके बाद में वहां पर सही चीजें स्थापित भी करनी होंगी। ये सब बातें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आप सोचें कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सब बातें आप सोचें कि कोई आकर के सीधा सीधा आपको पट्टी पढ़ा जाएगा, पहाड़ा रटा जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। इसके लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा, एक रोशनी की किरण जो है वो होनी चाहिए, और जम्बू टॉक्स यही काम कर रहा है। आप सभी से निवेदन है, जो पुनश्च जम्बूद्वीप के अभियान के लिए हम लोग प्रबुद्ध सदस्यों का आह्वान कर रहे हैं, 1100 रुपए वार्षिक जिसके लिए हमने शुल्क रखा है, जहां पर यूट्यूब से इतर हम लोग 30 कक्षाएं लगभग वर्ष भर में आपके लिए लेने वाले हैं। प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, प्रोफेसर कुसुमिता केडिया जी और देश के अनेक प्रमुख विद्वान ये करने वाले हैं। उसका आप सदस्य अवश्य बने, हिस्सा अवश्य बने, क्योंकि अगर आप लोग को लगता है कि पढ़ने लिखने में आपकी कोई रुचि है, क्योंकि हम आपके नगर में भी अगर 40-50 लोगों की ऐसी टोली बनती है, तो वहां जाकर के भी ऐसे विद्वानों के साथ में वहां जाकर के भी कुछ गोष्ठियां करने वाले हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका हिस्सा अवश्य बनिए। और दूसरा, आपको लगता है कि जम्बू टॉक्स कुछ अच्छा काम कर रहा है, और जो हम एक नया स्टूडियो बनाने वाले हैं, कुछ वैतनिक साथियों को रखने वाले हैं, अगले 3 महीनों का ये एक प्रोजेक्ट है। इसमें अगर आप पेट्रॉन के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पर आपको डिटेल्स मिलेंगी, और श्रेणीवार कुछ कैटेगरीज हमने बनाई हैं। आप उनमें से किसी भी कैटेगरी में रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे पैट्रॉन बन सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी नमस्कार। प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्ते निधीश जी, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो मित्रों बात शुरू करते हैं। जी। जैसा कि अक्सर होता है, निधीश जी ने भी प्रश्न उठाया ही है और आपको बताया भी है। ये जो 18,000 वर्ष की बात है, इसको सामान्यतः लोग समझते हैं, अब इतना प्रचार हो गया है कि लोग सोचते हैं कि 18,000 वर्ष भी केवल अंदाज है। हम 18,000 वर्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवत दत्त जी ने भारतवर्ष का बृहद इतिहास 2 खंडों में लिखा है। उसमें पूरे विस्तार से एक एक तथ्य दे दिए हैं 18,000 वर्षों के। उसके पहले का भी हमारी जो अपनी ज्योतिषीय गणना है, जो हमारा गणित ज्योतिष है, जो संसार में सबसे उन्नत था, और जो चतुर्युगी के बारे में विस्तार से कितने मनवंतर हुए हैं, उसमें कितने युग हुए हैं, उसमें जाएं तब तो अंतहीन है। अनादिकाल से भारत में शासन है, लेकिन 18,000 वर्ष तो आधुनिक ढंग के जो रिकॉर्ड कहते हैं वो रिकॉर्ड। और महाभारत के पहले और महाभारत के बाद के तो एक एक राजाओं का विवरण स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश तक में गिनाया है, जो कि बिल्कुल आधुनिक पुस्तक है। अब आपको कोई कितना भी लिख दे, नहीं मानना है तो उससे हम क्यों संवाद करें? तो जिनको वो मानना ही नहीं है, हम उनको भी नहीं मानते, हम उनको मूर्ख मान लेते हैं। लेकिन जिनको जिज्ञासा है उनको हम संदर्भ बताएंगे। 18,000 वर्षों के विषय में जैसा मैंने बताया, भारतवर्ष का बृहद इतिहास है आचार्य भगवत दत्त का। उसमें वो बहुत ही बृहद
इतिहास सचमुच बृहत है, यानी वो कुल मिलाकर 1500 से अधिक पृष्ठों का बैठेगा, 2 खंडों में है, तो उसमें सारा विवरण दिया है, जो चाहे वो पढ़ सकता है ना। अगर संक्षेप में भी लें, मान लीजिए बहुत थोड़ा, तो भी जानना चाहिए, हम आपको केवल उसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे। जी गुरुजी। क्योंकि आज का विषय मुख्य तो उड़ीसा, बंगाल, असम आदि के बारे में। हाँ जी, हाँ। जो बृहत्तर भारत है प्राचीन, 16,000 ईसा पूर्व से महाभारत युद्ध तक का, 16,000 ईसा पूर्व, और इधर ये 2000 हो गए, इसलिए 18,000 कह रहे हैं। तो 16,000 ईसा पूर्व से महाभारत के युद्ध तक का बहुत ही विस्तार से समय दिया हुआ है। लेकिन उस समय सीमा हमारी बहुत बड़ी थी, जो कि महाभारत से पता चलता है कि चीन है, तो यवन प्रांत है, हूण देश है, उत्तर कुरु, मद्र, शक, तुषार, तुर्कमेनिस्तान जिसे कहते हैं, ताजिकिस्तान, ये सब भारत थे। ये तो अभी 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, अफगानिस्तान, ये सब भारत ही थे। लेकिन और उससे पहले चीन और यवन भी था, इजिप्त और मिस्र भी था। इसके बहुत से प्रामाणिक विवरण भारत के इतिहास में हैं। इसके बाद जिसे बौद्ध युग कहते हैं, भगवान बुद्ध का समय, तो वो भी तो ईसा पूर्व ही है ना, सब लोग उसी को मानते हैं। तो भगवान बुद्ध के समय तो 16 महाजनपद सभी बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। वो कौन कौन से 16 महाजनपद हैं? एक तो अश्मक है, जो गोदावरी के दक्षिण का भारत है, गोदावरी और दक्षिण भारत उसमें आता है, अश्मक प्रदेश। फिर अंग और बंग है, यानी पूर्वी बिहार और बंगाल। फिर मगध है, मगध अलग जनपद कहा है बौद्ध ग्रंथों में। कौशल है, काशी है, और उत्तरी बिहार है जिसे ब्रज कहते हैं। मल्ल है, यानी गंगा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर आदि, जहाँ की केडिया जी रहने वाली हैं। इसके बाद चेदी है, यानी बुंदेलखंड। वत्स प्रयाग क्षेत्र। कुरु यानी दिल्ली हरियाणा, ये कुरु जनपद है। फिर पांचाल जनपद, बरेली और बदायूं। इसके बाद मत्स्य जनपद, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। शौरसेन जनपद, मथुरा वृंदावन। अवंती जनपद यानी मालवा। गांधार जनपद यानी पेशावर से अफगानिस्तान तक। और काम्बोज, काम्बोज है और ज़्यादा उत्तर का बहुत बड़ा इलाका है। इसके साथ चीन, त्रिविष्टप, मैं यानी मैक्सिको, मिस्र, पणी, यवन, कार्थेज, पारसीक, सुमेर, मितनी, खत्ती, कसित और श्रीलंका, इन सब जगह भगवान बुद्ध का संदेश गया था। ये बौद्ध ग्रंथों में है। और उतना प्राचीन और किसी का भी विवरण न तो इन देशों में है, न यूरोप या अफ्रीका में है। यानी हमारे पास इतने प्राचीन विवरण हैं। फिर महाभारत हम सभी लोग जानते हैं। महाभारत के समय में, महाभारत एक विशाल, उस पर अलग से चर्चा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी आपके जम्बू टॉक्स में कर रही हैं। उसकी सीमाओं पर हम एक अलग चर्चा ले लेंगे। महाभारत में पूरा विस्तार से तत्कालीन भारत की पूरी सीमाएं दी हुई हैं, जहाँ जहाँ की सेनाएं महाभारत युद्ध में शामिल हुई थी, तो उसको तो हर हालत में भारत ही कहेंगे ना। इसके बाद कालिदास ने अपने रघुवंशम में जो क्षेत्र लिखा है, उसका भी पूरा वर्णन है। उसमें भी संपूर्ण हिमालय के सारे ही पर्वतीय क्षेत्र आ जाते हैं। और दक्षिण माने काम्बोज है, उत्सव संकेत है, प्राग ज्योतिष है, हूण राज्य है, यवन राज्य है, इन सब का वर्णन कालिदास ने भी किया है ना। और फिर सम्राट अशोक के समय यानी ईसा पूर्व 600 में गांधार सहित संपूर्ण भारतवर्ष, यवन राज्य, कुस्तन जिसे अब खोतान कहते हैं, और तिब्बत, यहाँ तक हमारा ही क्षेत्र था। ये अशोक का क्षेत्र था, भारतवर्ष था। इसके बाद महाराज विक्रमादित्य का युग है। महाराज विक्रमादित्य ने रोम के राजा को पराजित करके वो ले आए थे उज्जैनी में, बाकायदे उसका स्तंभ है, उसका श्लोक है, जो हम कई बार आपके यहाँ भी बता चुके हैं। अभी उनके सबके विस्तार से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन उसका सार ये है, एक श्लोक तो बता ही दें। यो रूम देशाधिपतिम विजित्वा, यो रूम देशाधिपतिम शकेश्वरम जित्वा तुताम उज्जैनीम आहवे आने संभ्राम में मुमोच्यत्य हो सविक्रमार्का खलु सत्य विक्रमा। यानी जो शक राजा को रोम से पकड़कर उज्जैनी लाए, जीतकर उनको नगर में घुमाया, फिर क्षमा याचना जब उन्होंने मांगी, संधि कर ली, तो उनको छोड़ दिया। ऐसे विक्रमार्क, सूर्य के समान तेजस्वी हमारे महाराज विक्रमादित्य। ये प्रशस्ति लेख है, स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख तो प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। फिर महाराज हर्ष का युग है ना। उसी समय चालुक्य, चोल, पल्लव, पांड्य, मैत्रक और वर्धन वंश आदि का युग भी है।
उसमें भी गांधार सहित संपूर्ण भारतवर्ष था, म्यांमार था, ये सब भारत के ही अंग हैं। इसके बाद 9वीं शताब्दी ईस्वी में गुर्जर, प्रतिहार, महाराज भोज, राष्ट्रकूट और पालों आदि का युग है। वो सब भूल जाते हैं, इतने लंबे लंबे युगों का है। फिर गांधार सहित संपूर्ण भारतवर्ष में तब तक हिंदुओं का ही राज्य है। 13वीं शताब्दी में भी गांधार तक हिंदुओं के ही राज्य हैं। 16वीं शताब्दी ईस्वी से जो हुआ है उस पर अपन अभी वर्णन कर रहे हैं, तो ये जानना चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा भ्रम होता है और जिसको हम सोच रहे थे कि हम एक किसी विवरण में आपको बता दें, कि अगर हम भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों का संक्षेप में भी स्मरण करें तो भी पता चल जाएगा कि कितने प्राचीन काल से अब ये राजवंश, तो अगर इसको भी अभिलेख नहीं मानेंगे तब तो फिर मोदी जी को भी नहीं मानेंगे, अटल जी को भी नहीं मानेंगे, इंदिरा जी को भी नहीं मानेंगे, जवाहरलाल को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो जो अभिलेख है, ऐसे तो जो आज के हमारे बच्चे हैं उन्होंने जवाहरलाल को नहीं देखा तो आप कह देंगे जवाहरलाल भी नहीं हुए। जो अभिलेख है प्रमाण, उसको तो मानना पड़ेगा। तो मैं अभी उन लोगों का बता रहा हूँ जिन राजवंशों का अभिलेख है। तो पूर्व मनवंतर के राजवंशों की अभी बात नहीं करते, क्योंकि उनका भी हमारे पुराणों में, और पुराण हमारे इतिहास ग्रंथ हैं, उनमें बहुत उल्लेख है विस्तार से। लेकिन वर्तमान में जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है उसके महत्वपूर्ण सूर्यवंशी राजवंशों का उल्लेख है। तो सूर्यवंशी राजवंशों में प्रमुख कौन हुए हैं? मनु स्वयं सूर्यवंशी सम्राट हैं। उसके बाद इक्ष्वाकु हुए, फिर विकुक्ष हुए, फिर उनके 99 अन्य पुत्र हुए, फिर ककुत्स, पुरंजय, सुयोधन, इसके बाद पथ हुए, जिनके कारण ये पृथ्वी, ये जो वसुंधरा है ये पृथ्वी कहलाई। फिर वृषदक्ष, युवनाश्व हुए, युवनाश्व के बाद श्रावस्त्र, श्रावस्त्र के बाद वत्सक, बृहदश्व, धुंधुमार, कुबलाश्व, दृढ़ाश्व, प्रमोद, सहताश्व, प्रशाश्व, हेमवती, और फिर अरुणाश्व के पुत्र, अरुणाश के पुत्र हुए युवनाश्व, और उनके पुत्र हुए मानधाता। मानधाता का बहुत ही विस्तार से सभी पुराणों में वर्णन है। यावद उदयत सूर्यम यावन्या तस्याचलम तत्सर्वम यौवनाश्वस्य मानधातु क्षेत्र मुच्यते। जब जहाँ से सूर्य उदित होते हैं और जहाँ अस्त होते हैं वो संपूर्ण क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है, युवनाश्ववंशी। असल में अंग्रेजों ने जब ये श्लोक यहाँ बार बार सुना तो कुछ पंडितों से कहा कि हमारे बारे में, कुछ पंडित मतलब वो पढ़े लिखे लोग जो उनके चाटुकार थे, ब्राह्मण नहीं, तो उनसे कहा कि भाई हमारे बारे में भी प्रचार कर दो कि हमारे राज में भी सूर्य नहीं डूबता। तो ये जो सूर्य नहीं डूबता अंग्रेजों के राज में, ये पुराणों की इसी उक्ति से जलकर कुपित होकर उसकी काट के लिए उन्होंने उड़ाया था। लेकिन सच्चाई ये है कि स्वयं कैम्ब्रिज से छपी हुई पुस्तक में लिखा है कि वस्तुतः अंग्रेजों का राज जैसे कि कोई बहुत बड़ा तालाब है, उसमें जगह जगह पत्थर रखे हों, तो ऐसे इस पृथ्वी में समझ लो पृथ्वी रूपी बहुत बड़ा सरोवर है, उसमें किनारे किनारे कई पत्थर रखे हैं, अथवा जैसे कोई बहुत बड़ी कथरी है और उसमें थिगले लगे हैं, तो वो थिगले जो हैं वो ब्रिटिश शासन है, तो वो कहते हैं कि ये पूरी कथरी ही हमारी है। तो नहीं है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा वहाँ है, और एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में जाने का पैसे रास्ता नहीं था उनके पास, दूसरों पर अवलंबित थे। यहाँ तक कि भारत में भी अंग्रेज एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए भारतीय राजाओं पर अवलंबित थे, इसीलिए उन्होंने राजाओं से संधि की थी। यहाँ तो कुछ ऐसा कांग्रेस शासन ने, नेहरू शासन ने कम्युनिस्टों के सहयोग से ऐसी हीनता फैला दी है कि जो उस समय हमारे प्रतापी राजाओं ने संधि की उसको भी गुलामी बता देते हैं। अरे वो संधि तो अंग्रेजों की मजबूरी थी कि भाई हमको थोड़ा पैसे मिल जाए, कहीं जरा सा आपको दक्षिण जाना है तो बीच में सारे हिंदू राजा हैं तो कैसे जाएंगे। तो जो संधियां हैं, भारत में भी अंग्रेजों का राज ऐसा नहीं था कि वो लगातार अपने बल पर जा सकें, बीच बीच में हिंदू राजाओं का सहयोग लेना पड़ता था। मुसलमानों का तो खैर कभी था ही नहीं, वो हम बता ही रहे हैं। तो ये जानना चाहिए। अगर हम यही नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। कितने सूर्यवंशी राजा हुए हैं, मानधाता के बाद सारे ही राजाओं का पुराणों में वर्णन है, बहुत लंबी सूची है, जो कभी जब उसी विषय पर बोलेंगे तब हम आपको बता देंगे, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ है वो भी बताएंगे। और सबसे प्राचीन राजधानी भारतवर्ष की कहाँ थी? अयोध्या की, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंशी सम्राट इक्ष्वाकु
और स्वयं मनु की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या थी। इसके बाद नाभाग हुए उसी वंश में, उनकी राजधानी यमुना तट पर थी, मथुरा में। इसके बाद दृढ़ हुए, उनकी राजधानी के विषय में बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर धृष्ट की राजधानी पंचनद क्षेत्र यानी पंजाब में थी। फिर शर्याती के अधीन जो सौराष्ट्र गुजरात था, और उन्होंने 2 जगह राजधानी रखी थी। नरिश्चंत ने मंगोलिया, चीन, रूस, गांधार, यवन और यूरोपीय क्षेत्र में राज्य किया। ये सब पुराणों में विवरण हैं। फिर करुष ने महाकौशल क्षेत्र से लेके अयोध्या तक राज्य किया, अलग अलग राज्य हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण चंद्रवंशी राजवंश हैं। चंद्रवंशी राजवंशों में इला ने सोमपुत्र या चंद्रपुत्र बुद्ध से विवाह किया। दोनों का पुत्र पुरुरवा एल कहलाया। एलों के वंशज ही हैं जो अभी भी वो इला एल गणराज्य कहलाता है। ग्रीस का अधिकृत नाम क्या है? ग्रीस के लोग अपने देश को क्या कहते हैं? एलेनिक गणराज्य। तो यही वो इला और पुरुरवा के वंशज हैं जो ग्रीस में जाकर बसे हैं। इसके बाद एल पुरुरवा के बाद आयु हुए, नहुष हुए, ययाति हुए, बहुत ही प्रतापी सम्राट हैं। ये बता रहे हैं कि इतने इतने सम्राटों के तो विवरण उपलब्ध हैं पुराणों में। इसके बाद यदुवंश, यादवों का वंश जो है वो भी इधर चंबल, बेतवा और केन के तट पर, और उधर दक्षिण भारत में भी बहुत जगह यादवों के राज्य रहे। श्री कृष्ण भगवान के जो पुत्र थे उसमें प्रद्युम्न हुए। प्रद्युम्न के वंश में आगे चलकर कई और उनके शाखाएं निकल गई। फिर इसके बाद है वंशी राजा हैं, है वंशी नरेश हैं। कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम आप सबने सुना होगा, उनकी राजधानी महिष्मती थी। और फिर उसके बाद जयध्वज हुए, तालझंग हुए, बहुत है। फिर तुर्वसु वंश हैं, जैसे तुर्वसु या यदु, ये सब वंश चले हैं। तो तुर्वसु वंश में पांड्य, चोल, केरल आदि महान राजवंश चले, है ना। इसी की एक शाखा से शक, हूण और यवन वंश चले। तो ये मूलतः कौन है? ये मुख्यतः चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, यवन भी और शक भी और हूण भी। इन लोगों का चीन, मंगोलिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी, रोम, स्पेन और ग्रीस आदि में शासन रहा। फिर द्रह्यु वंश है, जिसको यूरोप में ड्यूट कहते हैं। तो वो द्रह्यु वंश, उन्होंने गांधार में सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद यूरोप के विस्तृत क्षेत्र में वही फैले हैं, आज भी वहाँ ड्यूट कहा जाता है। और ये लोग सूर्योपासक हैं अभी भी। इसी प्रकार अनुवंश है, अनु का वंश जो है वो प्रयाग, काशी, कौशल आदि में ही फैला। फिर पुरुवंश है, पुरुवंश के प्रमुख सम्राट दुष्यंत हैं, जिनका शकुंतला से पुत्र भरत थे, भरत दुष्यंत कहलाते हैं। भरत का शासन बहुत ही विशाल क्षेत्र में था, यवन राज्य, शक राज्य, खस राज्य आदि पर भी भरत का शासन था। फिर रंतिदेव उसी कुल में हुए, खूब नाम सुना होगा आपने। सुहोत्र हुए, हस्ती हुए, इन्हीं हस्ती के नाम से हस्तिनापुर है। चंद्रवंशी सम्राट हस्ती का शासन है हस्तिनापुर, जहाँ बाद में कौरव पांडव आदि हुए। अजमेर हुए, उर्मीड़ हुए, ये बहुत ही विस्तार है। इसके बाद इसी कुल में धृतराष्ट्र हुए। धृतराष्ट्र का फिर आप सब जानते ही हैं, कौरव हुए और उधर पांडु से पांडव हुए, और पांडवों और कौरवों का युद्ध जो है वो महाभारत के रूप में प्रसिद्ध है। उधर जो बृहद्रथ वंश है वो ईसा पूर्व 3137 से, यानी महाभारत काल के पहले से, और ईसा पूर्व 2136 तक बृहद्रथ वंश था। ये महाभारत के समय से ही अत्यंत प्रमुख राजवंश है। इसका बहुत ही विस्तृत राज्य था, यानी प्राग ज्योतिषपुर से लेके और नर्मदा नदी के तट तक, अलग अलग समय में अलग अलग। फिर प्रद्योत वंश हुआ है, जो ईसा पूर्व 2136 से ईसा पूर्व 2000 तक है, 1998 तक है मुख्यतः। फिर शिशुनाग वंश से शैशुनाग वंश चला, वो ईसा पूर्व 1997 से 1637 तक है। फिर नंद वंश चला, वो ईसा पूर्व 1636 से 1536 तक 100 वर्ष का है। इसके बाद मौर्य वंश है, यानी जो ईसा पूर्व 1536, ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में ही चंद्रगुप्त हुए और चाणक्य हुए, जो उनको अलेक्जेंडर का समकालीन ये विलियम जोन्स ने प्रचारित किया, और भारत में वही पढ़ाया जाता है। और उस समय अंग्रेजों का प्रभाव था, तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे समर्थ कवियों और नाटककारों ने भी उस पर नाटक लिख दिया।
महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी चंद्रगुप्त भी लिखा है, चाणक्य भी लिखा है, लेकिन वो नाटक है, वो प्रामाणिक इतिहास नहीं है, क्योंकि अलेक्जेंडर के समय से बहुत पहले 1300-1400 वर्ष पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य हुए थे। तो मौर्य वंश जो है वो ईसा पूर्व 1536 से 1239 ईसा पूर्व तक है। उसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक भी उसी वंश का है। फिर कुणाल, इंद्रपालित, देववर्मा, शतधनुष, उसी कुल में बृहद्रथ मौर्य हुआ है। 316 वर्ष तक मौर्यों ने राज्य किया, एक एक दिन सबका गिना हुआ है। फिर मौर्यों का वध सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ईसा पूर्व 1220 में किया। इसी पुष्यमित्र शुंग का चीन में भी शासन था। मौर्य वंश का शासन बंगाल, असम से यवन राज्य तक तथा पेन्नार नदी दक्षिण तक था। फिर शुंग वंश जो आया है वो ईसा पूर्व 1229 से ईसा पूर्व 1100 तक शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग और उनके वंश का शासन 120 वर्ष रहा है। उसमें प्रमुख शासक हैं पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, वज्रमित्र और भागवत। संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि मूल। फिर इसके बाद कण्व वंश चला है, ये सब प्रसिद्ध है इतिहास में। ईसा पूर्व 1100 से ईसा पूर्व 1055 तक। शुंगों के बाद मगध साम्राज्य पर कण्वों ने शासन किया, ये लगभग 45 वर्ष चला। फिर कण्वों के बाद सातवाहन वंश आ गया, जिसे आंध्र भी कहते हैं। ये ईसा पूर्व 1055 से ईसा पूर्व 595 तक कुल 460 वर्ष चला है। इनका गोदावरी के तट पर जो पैठण या प्रतिष्ठान है वो इन्होंने उसको राजधानी बनाया। सातवाहन वंश के प्रमुख सम्राट हैं सिमुख, कृष्ण, सातकर्णी, लंबोदर, स्वाति, स्कंद स्वाति, मृगेंद्र, कुंतल, पुलोमावी, गौतमी पुत्र, पुलोमा, शिवश्री, शिवस्कंद, यज्ञश्री, चंडश्री और पुलोमावी। दोबारा ये सातवाहन वंश के बहुत ही प्रतापी सम्राट हम केवल गिना रहे हैं। इसके बाद सातवाहनों के अधीनस्थ आंध्रभृत्य थे, उनके 7 राजा हुए जिन्होंने 112 वर्ष शासन किया। फिर 10 आभीर राजा हुए, आभीर राजाओं ने 67 वर्ष राज्य किया। फिर 7 गर्दभिल वंशी शासक हुए जिन्होंने 72 वर्ष शासन किया। फिर 18 शक क्षत्रियों ने 183 वर्ष शासन किया। फिर 8 यवन राजाओं ने 87 वर्ष शासन किया। और ये यवन, शक, ये सब कौन है? ये भारत के क्षत्रिय हैं, कोई विदेशी नहीं है। इसलिए जो अंग्रेजों ने उड़ा दिया कि शक आए, हूण आए, अभी तक उसको संघ सहित सब लोग दोहराते हैं, वो नितांत अज्ञान है, कोई भी विदेशी नहीं है, ये सब भारतवंशी क्षत्रिय हैं। राजस्थान में राजपूत क्षत्रियों की वंशावली प्रकाशित हुई है, उसमें हूणों को राजपूत क्षत्रिय साफ साफ कहा गया है। ठीक है ना? इस तरह के राजा हुए हैं। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य हुए हैं जो विश्व विख्यात हैं, जैसा मैंने बताया ईसा पूर्व 57 में। और फिर विक्रमादित्य के राज्य का तो बहुत ही विस्तार से वर्णन है। विज्ञान, ज्योतिष, कला, शिल्प, साहित्य, काव्य, अद्भुत विस्तार है, अद्भुत। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें उसमें महान ग्रंथ नहीं लिखे गए। विक्रमादित्य के राज्य में विज्ञान, ज्योतिष, छंद, काव्य, व्याकरण, साहित्य, आयुर्वेद, विमान शास्त्र, युद्ध शास्त्र, सैन्य शक्ति, इन सबका परम उत्कर्ष हुआ। इसीलिए उनको साहसांक भी कहा गया कि उन्होंने बहुत दूर दूर तक अपनी सीमा फैलाई और रोम के राजा को भी बांध कर ले आए। इसके बाद गुप्त वंश है, जिसे स्वर्ण युग कहा अंग्रेजों ने भी। वो है 6ठी शती ईसा पूर्व से 6ठी शती ईस्वी तक, कुल 1200 वर्षों तक। 1200 वर्ष गुप्त वंश का शासन चला है। और गुप्त वंश के बाद फिर क्या हुआ है? पांड्य वंश चला है ईसा पूर्व 6ठी शती से 1378 ईस्वी तक। लगभग 2000 वर्ष पांड्यों ने शासन किया है। छोटी सामान्य नहीं, 2000 वर्ष पांड्यों का शासन 2000 वर्ष रहा है। फिर चेर वंश जो है उसका शासन 206 वर्ष रहा है, वो केरल और उसके आसपास। इसके बाद चोल वंश हैं, ये ईसा पूर्व 15वीं शती से और 13वीं शती ईस्वी तक लगभग 2700 वर्ष, 2700 वर्ष चोलों ने शासन किया है। सम्राट अशोक के अभिलेख में भी चोल राज्य को स्वतंत्र राज्य कहा गया है, यानी अशोक का शासन चोल क्षेत्र में नहीं था। इसमें करिकाल हुए, फिर इसके बाद विजयालय, आदित्य, परांतक प्रथम, राजादित्य, गांधारादित्य, परांतक द्वितीय, मधुरांतक, राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र देव द्वितीय, राजाधिराज प्रथम, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, राजेंद्र देव तृतीय, कुलोत्तंग द्वितीय, ऐसे बहुत से राजा हुए हैं
प्रतापी सम्राट हुए हैं चोलों में भी। इसके बाद पल्लव वंश है। पल्लव वंश ने 900 वर्षों तक शासन किया। फिर चोलों के साथ इनका संयुक्त शासन हो गया। चालुक्य ने 6ठी सदी से 13वीं सदी तक 800 वर्षों तक शासन किया। ये भी चंद्रवंशी यदुवंशी क्षत्रिय ही हैं, चालुक्य भी। राष्ट्रकूटों ने 736 ईस्वी से 973 ईस्वी तक शासन किया। कलचुरियों ने 6ठी सदी से 11वीं सदी ईस्वी तक 500 वर्षों तक भारत के कई हिस्सों में शासन किया। होयसल वंश ने 11वीं सदी से 14वीं सदी ईस्वी तक 300 वर्षों तक शासन किया। सेऊण यादवों ने 834 ईस्वी से 1334 ईस्वी तक 500 वर्ष तक शासन किया दक्षिण भारत में। और भी बहुत से प्रतापीय वंशी शासक हुए जो लगभग 300 वर्षों तक अलग अलग हिस्से में इनके अतिरिक्त, सेऊण यादव के अतिरिक्त भी राज्य करते रहे। विजयनगर साम्राज्य जो है वो 14वीं सदी ईस्वी से और अंग्रेजों के जाते तक 20वीं सदी ईस्वी तक लगातार एक साम्राज्य रहा है। और वाडियार वंश भी 14वीं सदी ईस्वी से 20वीं सदी ईस्वी तक रहा है। तो ये जानना चाहिए कि 18,000 वर्षों का हिंदुओं का शासन भारत में है। तो उसके संदर्भ में आप सोचिए। और ये 18,000 वर्षों का तो रिकॉर्ड है, वैसे तो अनादिकाल से माना जाता है। तो इसको समझ लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है उसको जिसे कहते हैं ना, प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखिए, किसका कितना शासन कहाँ रहा है। अगर आप उसे नहीं देखते तो क्या होगा, तो फिर बस एक निरर्थक ग्लानि, निरर्थक लज्जा, हाय 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 हाय। अब असम और बंगाल में पहले देख लें, मुस्लिम शासन में आ जाता है, क्योंकि मुसलमानों को लेके बड़ा हाय हाय मचा है, मुसलमानों ने ये शासन किया, वो शासन किया। एक तो आप काल प्रवाह को बदलना चाहते हैं, समय के फेर से लुटेरे, अत्याचारी, व्यभिचारी, पापाचारी कभी कभी शासक हो जाते हैं, सदा से होते रहे हैं, तो मुसलमान भी हो गए। उसका ऐसे करना कि जरूर हमें कोई खास खराबी थी। अगर आप लोगों की तरह देवता सोचने लगें तो वो तो दिन रात यही मनन करते रहे कि हम देवताओं में ऐसी क्या बुराई है जो राक्षस जीत जाते हैं। लेकिन हमारे किसी भी शास्त्र में हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि देवताओं ने सोचा कि हम में कोई खास बुराई है, राक्षसों की तुलना में हम में बहुत हीनता है, तो ऐसे करो हम भी राक्षस जैसे हो जाएं। तो देवताओं ने कभी नहीं कहा। लेकिन भारत में आजकल रोज चला है, मुसलमानों से हम क्यों हारे, अरे और मुसलमानों पे हम भारी क्यों रहे, हमने मुसलमानों को इतना क्यों पीटा कि दुनिया भर में वो जगह जगह छा गए और यहाँ केवल टुकड़े टुकड़े में थिगली की तरह, है ना, कथरी की तरह, जैसे वो गरीब लोग कहीं कथली बुनते हैं उसमें कोई वो लगा देते हैं टुकड़ा, चिंदी चिंदी, उस तरह से यहाँ मुस्लिम जागीरें नहीं। आप उसको भी, आखिर उनको भगवान नहीं बनाया है, कोई पाप तो बहुत करते हैं वो, आज भी, पहले भी किया है, लेकिन कुछ पुण्य भी किया होगा कि साथ में उनको थोड़ा सा ऐश्वर्य भी मिल गया। और वो पुण्य भी किस प्रकार का है कि ऐसा ऐश्वर्य मिला कि उसका वो सदुपयोग करने की उन्हें नहीं सोचती, है ना, उनको पाप ही पाप सोचता है। तो वो भी तो एक तरह से उनका कर्मफल है कि उन्होंने इतने पाप किए हैं कि धन पाकर भी उन्हें चैन नहीं, सुख के अवसर पाकर भी उन्हें चैन नहीं, उनको केवल पाप सूझता है। तो ऐसे क्यों नहीं देखते कि भगवान कितने पापी हैं, कितने तामसिक हैं कि शासन पाके भी इनको अभागों को बस यही सोचता है, हाय 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 हाय, ये करो, वो लूटो, वो मारो। तो उसकी बजाय आप हिंदू लोग हाय हाय करने लगे, ये अंग्रेजों ने प्रबंध किया और हमारे लोग सब उनके अधीन हो गए हैं। तो असम में महाभारत काल में कामरूप में महाराज भगदत्त का शासन था। 3000 वर्षों तक महाराज भगदत्त के वंशजों ने असम में शासन किया। ये तो आधुनिक काल है ना। और बाद में वहाँ मौर्यों का शासन रहा। सम्राट अशोक भी मौर्य थे, उनका भी शासन वहाँ था। फिर अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के अंतिम शासक हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ से सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने असम का राज्य छीन लिया। शुंग वंश का शासन सम्राट पुष्यमित्र के बाद वसुमित्र और उसके बाद 3री शती ईस्वी तक रहा, यानी काफी समय रहा उनका शासन। उसके बाद गुप्त वंश का शासन भी कामरूप में रहा। फिर वहाँ विजय वर्मा, कुमार वर्मा, भाल वर्मा, त्याग सिंह, 13 बहुत श्रेष्ठ राजा हुए असम में। इसके बाद भगदत्त के वंशजों का फिर से शासन हो गया। इनमें ब्रह्मपाल, रत्नपाल, इंद्रपाल, गोपाल, हर्षपाल, धर्मपाल, जयपाल, ये 7 बहुत ही प्रतापी राजा असम में हुए। फिर इसके बाद वहाँ बंगाल के पालों का शासन हो गया।
पालों के बाद वहाँ सेन वंश का शासन हो गया, और पालों का शासन यहाँ से दिल्ली और उसके बाहर तक था, पंजाब की सीमा तक। ये ध्यान रहे कितने किसी समय पाल कितने प्रतापी थे, है ना। अभी हमारा एक शिष्य है सुरजीत पाल, वो उसी वंश का है, पालों के वंश का। तो हम उसको स्मरण दिलाते हैं कि अरे तुम्हारा शासन तो बंगाल से और पंजाब तक था। तो वो हंसता है, कहता है हाँ हमें पता है। तो पालों का शासन इतना विशाल था। असम में पालों का शासन था, फिर सेन का शासन आया, काल प्रवाह चलता रहता है। बख्तियार खिलजी ने जब पता चला, क्योंकि वो बंगाल में भी सेनों का शासन था, पालों का शासन था, और असम में भी, तो जब पता चला कि इसने वहाँ नालंदा के महाविद्यालय को नष्ट कर दिया है और बाकी जगह भी लूटपाट की है, भिक्षुओं को मारा है, तो जब वो पहुंचा है असम, तो उन्होंने उसको घेर लिया, और वो 10,000 घुड़सवारों के साथ था। तो उनको इस कदर मारा कि 9,900 घुड़सवार घोड़े सहित वहीं मार डाले गए। 100 घुड़सवारों को लेकर छिपकर बख्तियार खिलजी भगा, और भागते भागते छिप कर चला, तो उसको कई रोग हो गए और 1 वर्ष के भीतर वो मर गया। तो उसको पूरा बताना चाहिए कि बख्तियार खिलजी ऐसा ऐसा था, है ना, उसके साथ हमारे वीर राजाओं ने ऐसे किया, ये बताना चाहिए। तो और इसके बाद भी, और ये सब शिलालेख हैं वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है ना। और इसके बाद वहाँ अहोम शासक हुए, अहोम से ही असम नाम बना है, पुराना नाम तो प्रागज्योतिषपुर था। फिर 13वीं सदी पूर्वार्ध से 19वीं सदी ईस्वी के मध्य तक वहाँ अहोमों का राज्य रहा। इनमें प्रताप सिंह, गदाधर सिंह, जोगेश्वर सिंह आदि प्रसिद्ध अहोम शासक हैं। 1838 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे कहा कि हम व्यापार करेंगे, और कुछ एक संधि की। फिर जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की आदत थी, छल फरेब जालसाजी के द्वारा राजस्व मामलों को अपने नियंत्रण में ले लिया, है ना। और फिर उसी कंपनी को जब हटाया, तो ब्रिटिश शासन ने असम के एक हिस्से में शासन कर लिया। ऐसे इनकी थी, लेकिन उसके पहले तक लगातार 1838 तक उन्हीं का शासन था। तो ये जानना चाहिए। और बंगाल में मुस्लिम छापामार भी केवल 300 वर्षों से सक्रिय हुए हैं। पूरी तरह मुस्लिम शासक तो कोई कभी रहा नहीं, लेकिन जो उनके दस्युदल हैं वो 300 वर्षों से सक्रिय हैं। तो लगातार सक्रिय हैं, कभी कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कहीं ज़्यादा मार खा जाते हैं, इस तरह से चला है। इसी प्रकार उड़ीसा में निरंतर हिंदू शासन रहा है। बंगाल से आंध्र तक फैले विशाल ओडिशा क्षेत्र में निरंतर हिंदू शासन बना रहा। बीच में केवल 1568 से 1572 5 वर्ष, और 1592 से 1605 ये 13 वर्ष, कुल 18 वर्ष मुस्लिमों का कुछ क्षेत्र में दबदबा रहा। कुल 18 वर्ष, 18,000 वर्षों में हिंदू शासन, 18 वर्ष उड़ीसा में मुसलमानों का दबदबा, उसे शासन भी नहीं कहेंगे। शेष पूरे समय 7वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक उड़ीसा में हिंदुओं का ही शासन रहा। कलिंग साम्राज्य का भव्य इतिहास तो सर्वविदित है ही। मौर्य वंश के बाद चेर वंश, फिर खारवेल वंश के गौरवशाली राज्य यहाँ रहे। गुप्त सम्राटों का शासन भी उड़ीसा में रहा, और हर्षवर्धन का और तदुपरांत भंज वंश का प्रतापी शासन रहा। 9वीं शताब्दी ईस्वी से यहाँ गंग वंश का गौरवशाली शासन हुआ, जो 300 वर्षों चला, जिनमें 70 वर्ष तक शासन करने वाले शासक अनंत वर्मा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। उनके पास अति सुदृढ़ नौसेना थी, उड़ीसा के सम्राट के पास। पुरी का भगवान जगन्नाथ मंदिर गंगवंशी राजाओं ने ही बनवाया है। उनका सुशासन और सुव्यवस्था विश्व विख्यात थी। उत्तर एवं दक्षिण दोनों ओर से मुसलमानों ने आक्रमण अवश्य किए, किंतु गंगवंशी राजाओं ने बार बार उन्हें मारा और हिंदू प्रभुत्व बनाए रखा। अलाउद्दीन खिलजी के समय थोड़ा छलघात से उड़ीसा में कुछ हिस्सों में मुस्लिम प्रभाव फैल गया था। तब फिर संधि हुई और कहा कि भाई हम तुमको सालाना नजराना दे देंगे। शासन उसका तब भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी संधि करनी पड़ी है, देख के कि भाई अभी थोड़ा हमारी स्थिति कमजोर है। तो ये तो राजाओं की नीति थी। इसके बाद 14वीं शती मध्य से फिरोज तुगलक ने फिर हमला शुरू किया और हाथियों का उपहार उसको दिया गया, तब संतुष्ट होके गया।
16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 18वीं शताब्दी के मध्य तक 200 वर्षों तक उड़ीसा के राजाओं ने अकबर से संधि रखी और फिर बंगाल के नवाबों से संधि की। शासन वही करते रहे हिंदू लोग। और 1877 ईस्वी से यहाँ विक्टोरिया ने अपना शासन घोषित कर दिया, क्योंकि जो स्थानीय राजा थे उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। तो ये सब बात को ठीक ठीक जानना चाहिए। इसी प्रकार बिहार और झारखंड में क्या हुआ है, 16,000 ईसा पूर्व से 14वीं शती ईस्वी तक वर्तमान बिहार का संपूर्ण क्षेत्र हिंदू शासन के अधीन था। 13वीं शती ईस्वी के आरंभ में इख्तियारुद्दीन खिलजी ने नालंदा, विक्रमशिला और उद्यंतपुर विश्वविद्यालयों पर आक्रमण किया और उनको नष्ट किया। हजारों विद्वान बौद्धिकों की अकारण हत्या की। लेकिन इसके बाद भी वहां बौद्ध धर्म ही छाया रहा। ये मत समझना कि हत्या की तो खत्म कर दिया, पहले है ठीक ठीक जानिए। क्योंकि लेकिन हाँ, बौद्धों के कारण ये हुआ कि पटना, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में मुसलमानों ने जबरदस्ती लोगों को मार मार के मुसलमान बनाया और लोग बन गए, क्योंकि बौद्धों ने युद्ध छोड़ दिया था। वहां पर कई जगह बौद्ध शासक हुए हैं, बौद्ध सेनाएं भी हुई हैं, वो आक्रमण भी करते थे, सेना भी रखते थे। लेकिन यहाँ उस समय वो विद्या में ज़्यादा लग गए थे, तो इसलिए इस्लाम जो है वो बौद्धों को पीटकर यहाँ फैला है। सबसे ज़्यादा अत्याचार इस्लाम ने, मुसलमानों ने बौद्धों पर किया है, सबसे ज़्यादा। 13वीं शती ईस्वी के आरंभ में बख्तियारुद्दीन ने अचानक जो किया था, बख्तियार खिलजी ने, वो बता ही चुके हैं। तो वो भी एक बहुत ही घृणित दुष्कर्म था, भयंकर पाप था जो इन्होंने किया, है ना। लेकिन शेष समय झारखंड और बिहार में हिंदुओं का ही शासन रहा है, ये जानना चाहिए। बंगाल में भी अधिकांश समय हिंदुओं का ही शासन रहा है, लेकिन बाद में जिसे मुस्लिम काल भी कहते हैं, उसमें क्या हुआ है कि एक राजा थे दनुज मर्दन, उनका नाम ही दनुज मर्दन था, क्योंकि वो मुसलमानों को दनुज कहा जाता, दनुज माने दैत्य, राक्षस। तो उनको मारते थे। पता नहीं कैसे कोई एक, ये जो है सूफी जो हैं वो इस्लाम के सबसे घिनौने एजेंट होते हैं। ये बहुत ही घृणित ढंग से इस्लाम को फैलाते हैं, छल करके अपने को फकीर बताते हैं, साधु बताते हैं, ये बताते हैं कि हमको तो बस रूहानी काम से मतलब है, आत्मा, परमात्मा, और परमात्मा को तो ये मानते ही नहीं है, खुदा का नूर, अल्लाह का नूर, हाँ, और खुद ही जो है भीतर आत्मा, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये बात पाखंडपूर्ण होती है और अंत में ये किसी न किसी दुष्ट आतताई पिशाच मुस्लिम राक्षस के एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, जासूस होते हैं। तो एक सूफी ने दनुज मर्दन के घर में अपना रक्त बढ़ाया और फिर उसके लड़के के इलाज किया, तो लोग प्रभावित हो गए, रानी प्रभावित हो गई, तो राजमहल में आना जाना दे दिया। धीरे धीरे उस दनुज मर्दन के पुत्र को कंट्रोल में लेके और उसको मुसलमान बना लिया, और फिर वो मुसलमान शासक हो गया। दनुज मर्दन राजा का पुत्र मुस्लिम बन गया और वो वहाँ का शासक हो गया। तो हिंदू राजा के एक बेटे को पटाकर इन्होंने वहाँ मुस्लिम शासन स्थापित कर लिया। तो ये जो सही स्थिति है वो समझना चाहिए। लेकिन संपूर्ण बंग क्षेत्र पर और पश्चिम और पश्चिमोत्तर बंगाल, यानी जिसे गौड़ देश पहले कहा जाता था, उसमें पहले मौर्यों और गुप्तों का राज्य था। उसके बाद शशांक ने शासन किया, वो भी गौड़ नरेश थे। फिर हर्षवर्धन के राज्य का अंग हो गया। इसके बाद कामरूप के महान सम्राट भास्कर वर्मा के वंशधर वहाँ शासन रहे। इसके बाद पालवंशी शासकों ने राज्य किया, जिनमें मुख्य हैं गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, सुरपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल, महीपाल, नभपाल, विग्रहपाल द्वितीय, विग्रहपाल तृतीय, महीपाल द्वितीय, सुरपाल द्वितीय, रामपाल, कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदनपाल, गोविंदपाल। इस प्रकार 18 पल्लव वंशी राजाओं ने 400 वर्षों से अधिक वहाँ शासन किया बंगाल में। इसके बाद सेन वंश वहाँ उभरा और बख्तियार खिलजी वाली सच्चाई हमने बताई दी है। तो इस तरह मुख्यतः तो सूफियों के कारण वहाँ फकीर बहुत फैल गए और इन फकीरों ने, बाउल फकीर आए,
तो ये कुछ हिंदू परंपरा वाले गीत भी गाते थे और मुसलमान का भी। तो बाउल फकीर पूरे बंगाल में इन्होंने छोप लिया और इस्लाम को फैलाने का एक माध्यम बन गए। लेकिन वो इस्लाम अरब का या फारस का भी शुद्ध इस्लाम नहीं था, वो अजीब सा हिंदुत्व और इस्लाम का घालमेल है। बाउल लोग जो हैं वो जो गाते हैं वो हिंदू साधुओं संतों के गाए गीत भी गाते हैं और उसमें इस्लाम का मिश्रण भी रहता है। तो ये बंगाल जो है धीरे धीरे इन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाई और छल के साथ वहाँ पर रहे हैं। तो ये मैंने बताया कि बंगाल और उड़ीसा और बिहार और झारखंड और असम, यहाँ बहुत सीमित समय में ही ये शासन रहे हैं। उसकी अवधि भी आपको एक बार बता दें, क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ ठीक समय तो बताया नहीं, तो वो भी दिया हुआ है हमने अपनी पुस्तक में, एक एक कालखंड भी दिया है ना। देखिए कब कहाँ शासन किसका रहा है, ये पूरा विस्तार से हमने अपनी पुस्तक भारत हजार वर्षों की पराधीनता एक औपनिवेशिक ढंगजाल में दिया है। तो यहाँ आज वाला जिन क्षेत्रों की आज चर्चा होनी है केवल उन पर बात करेंगे, बाकी फिर शेष हिस्सों पर बाद में करेंगे। तो बंगाल में असम और कामरूप पहले मिल गया, तो वो बता रहे हैं। असम, कामरूप और कामतापुर और चुटिया ये अलग अलग राज्य थे असम के भीतर। इसमें से एक हिस्से में, एक छोटे हिस्से में 1596 से 1620 ईस्वी तक कुल 24 वर्ष मुस्लिम शासन रहा, शेष में एक भी दिन नहीं। 1858 में इन्होंने रानी विक्टोरिया से संधि अवश्य किए, लेकिन वैसे इन 18,000 वर्षों में असम में लगातार हिंदू शासन रहा है, 24 वर्ष का छोड़ के। इसका जो एक दूसरा इलाका है कूच बिहार, जो बंगाल और असम की सीमा पर है, तो वहाँ भी एक भी दिन मुस्लिम शासन नहीं रहा। हिंदू शासन कुल 18,000 वर्ष रहे और 1858 ईस्वी में इन्होंने भी अंग्रेजों से संधि की। इसके बाद नागालैंड में भी मुस्लिम शासन एक भी दिन नहीं रहा, हिंदू शासन पूरे 18,000 वर्ष रहा। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ ईसाई मिशनरियों को भेजकर यहाँ ईसाइयत का प्रचार कराया और धर्मांतरण कराकर ईसाई बनवाया लोगों को। इसी तरह मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम, यहाँ भी मुस्लिम शासन एक दिन भी नहीं रहा, हिंदू शासन 18,000 वर्ष रहा। इसमें से 1890 ईस्वी से ब्रिटिश नियंत्रण में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा चले गए। सिक्किम में अंग्रेजों की 1850 ईस्वी में संधि हुई। और बंगाल का मैंने बताया कि मुस्लिम शासन कुल 275 वर्ष रहा है बंगाल में, 1490 से 1675 ईस्वी तक, 285 कह सकते हैं। शेष समय हिंदू शासन 17,500 वर्ष रहा। ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण 1765 से 1857 ईस्वी यानी 92 वर्ष रहा और ब्रिटिश शासन 90 वर्ष रहा। इस तरह अंग्रेजों का प्रभाव बंगाल में लगभग 180 वर्ष रहा और मुस्लिम प्रभाव कुछ हिस्से में 250 वर्ष रहा। बिहार वाला जो पहले भी बता चुके हैं, उसमें मुस्लिम शासन 1500 से 1856 ईस्वी तक कुल 300 वर्ष कई हिस्सों में रहा है और उसी अवधि में वहाँ कई छोटे स्वाधीन हिंदू राज्य भी बने रहे और हिंदू शासन लगभग 17,000 वर्ष निरंतर रहा। उड़ीसा में मुस्लिम शासन कुछ भागों में 1568 से 1791 ईस्वी तक रहा और कुछ अन्य भागों में 1568 से 1856 ईस्वी तक रहा। शेष सभी समय हिंदू शासन रहा है। तो ये जानना चाहिए। अन्य हिस्सों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये बताने का उद्देश्य क्या था? बताने का उद्देश्य ये है कि भाई बंगाल हो, असम हो, बिहार हो, झारखंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, यहाँ तो हिंदुओं का ही शासन रहा और बाद में यहाँ ईसाइयत तो जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में सबसे ज्यादा ईसाइयत तो 1947 के बाद फैलाई गई है ताकि ये हिंदू समाज का और भारतवर्ष का हिस्सा नहीं रहे। नागालैंड, मणिपुर को भारतवर्ष से काटने की योजना ईसाइयों की थी और जवाहरलाल नेहरू ने उसमें सहयोग दिया, लेकिन उसके पहले तो यहाँ केवल हिंदू शासन है, केवल हिंदू शासन है। तो आज का जो कार्यक्रम था उसका प्रयोजन यही बताना कि भाई बंगाल, बिहार, झारखंड और असम में मुस्लिम शासन
थोड़े समय की बात है, शेष समय तो यहाँ हिंदू राज्य ही रहे हैं पूरे इतिहास में। मेरे ख्याल से यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये विषय समाप्त हो गया। नया विषय अगर लेंगे तो वो अगली बार लेंगे। तो हमने ये बताया कि बंगाल, बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ हिंदू शासन कुछ हिस्सों में 275 वर्ष रहा, शेष में कहीं 24 वर्ष, कहीं 25 वर्ष रहा। पूरे समय तो यहाँ हिंदू शासन ही रहा है, तो किस बात की ग्लानि रखते हैं। अगली बार अपन असम और उत्तरी भारत पर बात करेंगे, और उसके अगली बार दक्षिण भारत पर, जिससे पूरे देश का नक्शा साफ हो जाए कि कहाँ कितने वर्ष मुस्लिम शासन रहा है, ये स्पष्ट हो जाए। इसीलिए मैंने सन सहित। एग्जैक्टली। जी गुरु जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से आज संक्षिप्त में आपने 18,000 वर्षों के कालखंड के बारे में भी बताया, और आगे जाकर के हम इस पर पहले भी एक बार बात हुई थी, और मैं आज भी दर्शकों को बताता हूँ कि हम एक श्रृंखला और करेंगे जब ये चीजें पूरी हो जाएंगी, जिसमें महाभारत के युद्ध के बाद में, यानी कि कलयुग वर्ष जो चल रहा है, 5,000 वर्ष पूरे हुए हैं, और अगर हम ईसा पूर्व 2,000 वर्ष की या फिर हम चंद्रगुप्त मौर्य तक की बात करें, तो यहाँ का जो बीच का कालखंड रहा है लगभग 3,000 वर्षों का, इन 3,000 वर्षों के कालखंड के बारे में, जैसा कि आपने कहा कि भगदत्त जी ने जो लिखा है, आचार्य भगदत्त जी ने, भारतवर्ष का बृहद इतिहास, तो एक श्रृंखला उन 3,000 वर्षों के कालखंड पर भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से एक समृद्धि हमें और निकल करके सामने दिखती है, जो हमें हमारे लिए एक अभिनव शौर्य का एक प्रेरक भी बनती है। तो आज के लिए इतना ही। गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद। 18,000 वर्षों के इतिहास में कुल मिला के 300 वर्षों का एक मुस्लिम प्रभाव क्षेत्र रहा है, और पूरे देश की स्थिति कैसे कैसे हमारे सामने स्पष्ट होती है, ये लगातार श्रृंखलाबद्ध रूप से सबके सामने स्पष्ट होता रहेगा। सभी दर्शकों को कहेंगे एक बार फिर से, हमारे प्रबुद्ध सदस्य बनिए और इस अभियान में हमारा हमारा सहयोग करिए, हमारा सहभाग करिए। नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। गुरु जी प्रणाम। वंदे मातरम।